हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे भारत में 14 जून से लेके आज 17 जून हो चला है और इन दिनों के बीच में आप लोगों को स्टूडेंट और सरकार के बीच में एक तनातनी महसूस होती दिखाई दे रही है, या यूं कहिएगा हमें बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है। मैं अपने आप को अगर एक स्टूडेंट मान के चलूँ या अपने आप को उस जगह पे रख के देखूँ तो मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा दर्द, इस प्रकार का दर्द की एक थोड़ी सी घुटन महसूस हो रही है कि करें तो क्या करें। आइए जान लेते हैं एक्चुअली पूरा मामला क्या है। सरकार के लिए जो ये एक अग्निपथ एक स्कीम है, ये क्या है, सरकार का इस स्कीम के पीछे तर्क क्या है और हमारा जो एक पक्ष है वो क्या है, और इन दोनों में सरकार ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। वो बदलाव क्या है वो भी आपके आगे शेयर करता हूं। बदलाव तो मैं आपको पहली ही लाइन में कह देता हूं, ये किया है कि पहले ये उम्र जो है वो 21 साल तक थी, लेकिन इसे आज अब बढ़ा दिया गया है और बढ़ा के इसे 23 साल कर दिया गया है, यानी कि 23 ईयर्स तक जो है ना इसे अप्लाई किया जा सकता है। मिनिमम तो 17.5 है ही। लेकिन इस पूरी स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये चर्चा कहां से स्टार्ट हुई, या चर्चा है क्या, मतलब अग्निपथ क्या है। तो अग्निपथ नाम की एक योजना सरकार ने 14 जून 2022 को लॉन्च की है और इस योजना के तहत जो भी स्टूडेंट इसमें एंटर करेगा उसको अग्निवीर बोला जाएगा। ये है तो दो नाम, अग्निपथ और अग्निवीर में दोनों में थोड़ा थोड़ा इतना ही फर्क है आपका कि अग्निपथ क्या और अग्निवीर क्या है। हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है ना, उन्होंने इसको 14 जून को अग्निपथ नाम की एक योजना स्टार्ट की थी और भारत की तीनों सेनाओं के लिए है। तीनों सेनाओं में मतलब आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है। इन तीनों के अंदर जो है ना इस योजना के तहत बच्चों की रिक्रूटमेंट की जाएगी, सैनिकों की रिक्रूटमेंट की जाएगी। ये जो इनकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो कितने सालों के लिए होगी, तो वही साल ही तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत महसूस करवा रहे हैं। साल हमारे क्या है, 4 सालों के लिए नियुक्ति की जाएगी। बात तो मेन इंपॉर्टेंट यही है, 4 सालों की नियुक्ति होगी और 4 साल के बाद में क्या होगा, इनमें से 25% ऐसे लोग होंगे जिनको तो परमानेंट कर लिया जाएगा इन सेना के अंदर, और बाकी के जो 75% लोग ऐसे होंगे उनको जो है ना घर भेज दिया जाएगा और इनको रिटायरमेंट दे दी जाएगी। एक तो बात है यहाँ पे ये वाली, और जो ये घर भेजने वाली बात है ना, यही तो एक मुद्दई बात है। रिटायरमेंट देने वाली बात है ना, यही तो एक इंपॉर्टेंट बात है जिस पे थोड़ी थोड़ी चर्चा चल रही है। जो हमारा पीआईबी है, यानी कि जो हमारा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहां से जारी हम देख सकते हैं, तो इनको कुछ लाभ भी मिलने वाले हैं। क्या लाभ इनको नॉर्मल सैनिकों की तरह मिलेंगे? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल सैनिकों की तरह ही कहा है। जैसे 48 लाख का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर इनको दिया जाएगा। इसके अलावा सेवा के दौरान ही अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए की जो है ना इनको राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो है ना, मान लेते हैं कोई 75%, 50% किसी की डिसेबिलिटीज आती है तो उसके अकॉर्डिंग 25 लाख 15 लाख जो है ना उसको वो है अनुदान दिया जाएगा, या यूं कहिएगा उस टाइप का उसे मुआवजा दिया जाएगा। ये जो आपकी सैलरी होगी इस पे वो कितनी होगी, इनकी सैलरी होगी 30,000 रुपए से 40,000 रुपए। एक्चुअली वो जो है ना 30,000 से स्टार्टिंग करेगा और जब वो चौथे साल से वहां पे रिटायरमेंट होगा तो 40,000 रुपए तक उसके इंक्रीमेंट होके सैलरी हो जाएगी। जब वो रिटायर होगा तो उसको तकरीबन जो है ना वो 11,70,71,000 रुपए मिलेंगे। तकरीबन मोटे तौर पे आप 12 लाख याद कर सकते हो, 12 लाख रुपए इनको मिलने वाले हैं। और के अलावा इनको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बहुत सारी और जॉब में, स्टेट लेवल की जॉब में इनको डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा। तो पहले साल का पैकेज 30,000 होगा, चौथे साल का 40,000 तक हो जाएगा। बाकी जो इनको जोखिम भत्ते हैं, राशन भत्ते हैं, वर्दी है, या जो यात्रा की छूट इनको अमूमन बाकी सैनिकों को मिलती है वो भी इनको ही मिलने वाली है। एज कितनी है? एज इनकी है 17.5 साल से लेके 21 साल तक है, लेकिन इसे अभी रिसेंटली बढ़ा दिया है और ये 17.5 से लेके अब 23 साल तक हो गया है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो ये तो पॉइंट आपको मैंने सब, आपको जो मोटे मोटे पॉइंट इसके अंदर थे आपको सब बता दिए हैं। और जो एलिजिबल कौन है, 10वीं क्लास वाला एलिजिबल है, मतलब 10th पास जिसने कर ली है वो एलिजिबल है, या 12वीं वाला भी इसमें एलिजिबल है। अब आप सारी बात तो ठीक है सर बता चुके हैं, सब बातें ठीक हैं। और सरकार का इसके पीछे स्टार्ट करने के तर्क क्या रहे हैं, तो सरकार के पीछे तर्क ये है कि पहला तो बजट में सरकार का पैसा बहुत जा रहा था। रक्षा बजट में इतना पैसा लग रहा है, और इसके अलावा रक्षा बजट में जो पैसा लग रहा है वो एक वेपन्स में नहीं लग रहा है,
जो पेंशन्स देने में पैसा लग रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये चाहा कि जो पेंशन्स है वो इनको नहीं मिलेगी। जब ये 4 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे तो इनको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, इनको जो है ना डायरेक्ट घर पे ही रहना है। बाद में नॉर्मली वो एक बार इनको मोटे तौर पे आप लोग 12 लाख रुपए पकड़ा दिए, उसके बाद में कोई इनको पेंशन नहीं मिलेगी। एक तो सरकार का पैसा वहां से बच जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनका ये ऐसा स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि देखिएगा दुनिया के बहुत सारे देश है जहां पे ऑन एन एवरेज एज जो है ना, जैसे ब्रिटेन में जो ऑन एन एवरेज एज है वो लगभग 28 साल है, अमेरिका की ऑन एन एवरेज एज आर्मी की है वो 27 साल है, हमारे इंडिया की 32 साल है। 32 हालांकि बूढ़ा तो नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी बात यह है कि इसको थोड़ा ऑन एन एवरेज एज को कम किया जाए, उतना ही ठीक है, क्योंकि कम उम्र के बच्चों में थोड़ी क्या ताकत ज्यादा रहती है, ताकत इन द सेंस डर की भावना कम रहती है, तो कुछ कर गुजरने की क्षमता भी रखते हैं। इसलिए अगर ये 4 साल वाला कंसेप्ट ऐड हो जाता है तो ऑन एन एवरेज एज हमारी 26 साल आ जाएगी आर्मी की, जो कि बहुत कम रहेगी और युवा एज कहलाएगी। युवाओं का देश तो वैसे भी भारत है ही। क्या किसी देश में ऑलरेडी चल रहा है सर? हाँ, इजराइल में ऑलरेडी ऐसा चल रहा है, 4-4 साल की नियुक्तियां होती है, हर किसी को जाना होता है वहां पे, तो ये कंसेप्ट ऑलरेडी पहले भी वहां पे रनिंग है। चलो सर, ये सारी बातें हम समझ गए। पॉजिटिव फैक्ट भी सरकार का हो गया, सरकार चाहती है युवाओं की तरफ, और सरकार ये चाहती है कि इससे बच्चों की स्किल है वो सुधारी जाएगी। कईयों ने यहाँ पे कहा कि आप बच्चों की जो एजुकेशन के टाइम की बात कर रहे हो, नेगेटिव फैक्ट देखें इसके हम लोग, भाई जब बच्चे की पढ़ने की उम्र है उस टाइम पे ही आप बच्चे को निकाल रहे हो, और वो है ही कितने के, जाएंगे क्या, क्या ही तो सीखेंगे, क्या ही तो लड़ेंगे। तो सरकार ने कहा हम लोगों इनको जो ना सैनिक तो बनाएंगे के साथ में इनकी स्किल को भी एनहांस करेंगे। तो 4 साल में एक अमूमन बच्चा है जो वैसे ही ट्रेनिंग करके बर्बाद करता है, उसको 4 साल में हम 20 लाख रुपए दे देंगे, तकरीबन 11-12 लाख तो सीधे ही दे दिए, बाकी उसको सैलरी के रूप में मिल जाएंगे, तो लगभग 20 लाख के आसपास उसको रुपए दे देंगे। वो कमाने इतने रुपए कमा के जाएगा, के साथ में स्किल और के अलावा बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने ऑफर किए उनको, गवर्नमेंट के जॉब के भी, ठीक है ना, बहुत सारी जॉब ने कहा ये तो चलो आपका नॉर्मली जो है ना एडमिशन लेने का एक तरीका है, ठीक है ना। तो बहुत सारी स्कीम के लिए कहा, जैसे मध्य प्रदेश कहिएगा या हरियाणा भी, इवन जो है ना हरियाणा ने भी कहा है, बहुत सारी स्टेट ने इसके ऊपर कहा है कि कोई इशू नहीं है, हम लोग जो है ना आप लोगों को यहाँ पे एक जो है ना आरक्षण टाइप से देंगे। जैसे नॉर्मली क्या होता है, बाकी नॉर्मल पर्सन है, जैसे नॉर्मल अग्निवीर आते हैं या आर्मी से रिटायर्ड पर्सन होते हैं, उन सभी को जो है ना आरक्षण जो मिलता है वो आपको हम आरक्षण देंगे। तो आप जाइए 4 साल सेवा करके आइएगा और यहाँ पे आके आपको आरक्षण मिलेगा। सब बात तो ठीक है, लेकिन सरकार से कोई ये पूछने वाला हो कि विधायक जो है ना वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, उनको 4 साल में क्यों नहीं भेज दिया जाता? विधायक है, उनको पेंशन क्यों नहीं मिलती है? पेंशन तो वहाँ पे भी खर्चा हो रही है भाई साहब, वहाँ पे कैसे मतलब आप एडजस्ट कर रहे हो? क्या इन्हीं की पेंशन तुम्हें दिखी थी क्या, और किसी की पेंशन नहीं दिखी क्या तुम्हें? और क्या श्योरिटी है कि 4 साल के बाद आते ही आप कह रहे हो इनके लिए रास्ते खुल जाएंगे, बहुत अच्छा कुछ हो जाएगा? क्या श्योरिटी है कि वो अच्छा हो जाएगा? है श्योरिटी? सर इजराइल में होता है हम भी कर देंगे। अरे भाई सुरको, इजराइल एक डेवलप्ड कंट्रियों में से आता है, आप डेवलप्ड नहीं है, आप डेवलपिंग कंट्री में से एक आते हैं, मतलब आप विकासशील देश है, विकसित देशों में नहीं आते आप। तो मतलब क्या गारंटी, श्योरिटी क्या है? ना श्योरिटी है। श्योरिटी अगर है तो हम ना, हमारा तो सीटी का एग्जाम भी आपने नहीं लिया, इतनी श्योरिटी है तो एक पेपर, हमारे पेपर लेते कैंसिल हो जाते हैं। चलो वो तो स्टेट की बात हुई, लेकिन सेंटर में भी रेलवे का हाल भी आपने देखा है, एसएससी का हाल भी आपने देखा है। वहां ही नहीं हो रहा तो फिर यहाँ कैसे होगा? और इतने सारे हो जाएंगे तो फिर वही बात है, कैसे मैनेज करोगे? नहीं है ना, यहाँ श्योरिटी नहीं है, यहाँ हम परमानेंट होना चाहते हैं ना। और इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि हमारे इंडिया में नौकरी बराबर शादी है, इस बात को नहीं जुटलाया जा सकता। तो भाई इस बात पे भी बहुत बड़ी बात है, तबका है कि लड़की मतलब पूछेगी कि तो परमानेंट वाला है या टेम्परेरी वाला है भैया, ठीक है ना। नो डाउट भाई प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कहीं ना कहीं देखा जाए। चलो जॉब कोई हो तो मतलब हमें श्योरिटी चाहिए, हमें कोई बात नहीं, आप अग्निपथ लगाओ कोई दिक्कत नहीं, अग्निवीर में कोई दिक्कत नहीं, इस बात की श्योरिटी। तो उसके बाद में हमें क्या श्योर है क्या हम लोग किसी जॉब के लिए, उसके बाद भी धक्के ही खाने तो फिर फायदा ही क्या है? तो हम परमानेंट चाहते, इतनी मेहनत करके जाएं, इतने सारे रिक्रूटमेंट अच्छा रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं है, उतनी मेहनत करके जाएं, इतने अच्छा 21 से और मतलब 23 साल तक के बच्चे हैं ही कितने, बहुत कम है। बाकी लोगों का उम्र का पहले ही लोचा चल रहा है, और यहाँ पे और दिक्कत है। तो नेगेटिव है, ठीक है ना। तर्क सरकार के भले ही कुछ हो, लेकिन जी तो दुख पा रहा है, ठीक है ना। पक्ष ये बड़ा अजीब ही है, क्या ही तो कहा जा सकता है। आप सभ्य तरीके से अपनी बातें कमेंट में मुझे बता सकते हैं, आपके क्या क्या सही पॉइंट है, ठीक है ना। दर्द तो देखो है ही है कि इतनी मेहनत की जाए, उसमें भी जो भी हमें परमानेंट नहीं है। जब ये पता हो कि 4 साल बाद निकाल दिया जाएगा,
सर वो 25% जो रखे जाएंगे वो किस बिहाफ पे, वो टेस्ट वगैरह के बिहाफ पे। काश ये उल्टा होता तो भी थोड़ी बात समझ में आती कि 75% परमानेंट रखेंगे, 25% जो है ना वो बाहर निकालेंगे, फिर भी थोड़ी बात समझ में आती। अब तो बड़ी गड़बड़ है। लड़कियां शामिल हो सकेगी सर, हाँ लड़कियां भी अग्निपथ में जा सकेगी, आर्मी नेवी एयरफोर्स में। हर साल मतलब साल में 2 बार ये वैकेंसी आएगी, ठीक है ना। हर साल लगभग एक आंकड़ा मैंने देखा था स्लाइड में, ठीक है ना, लगभग वैकेंसी आएगी आपकी 30 से 40 हज़ार के आसपास जो है ना ये रिक्रूटमेंट हर साल देने की कोशिश करेंगे, ऐसा इनका जो है ना वो कहना है, ठीक है। वैकेंसियां तो आएगी, चलो ये सारी बात ठीक है आपकी ये, लेकिन 2 बार आएगी इसकी भी क्या श्योरिटी है। श्योरिटी तो चलो दे देंगे, लेकिन उसके बाद वापस आना हमें गवारा नहीं है। हम परमानेंट रहना चाहते हैं वहाँ पे, पेंशन भी लेना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने सेवा की है अपने देश की, शिद्दत से सेवा की है। एक बार शायद इंदिरा गांधी की टाइम में मेरे को याद आ रहा है किस्सा, कहा था कि संडे के दिन इनकी जो सैलरी है ना वो इनको नहीं मिलेगी। तो कहा था कि संडे के दिन सैलरी नहीं मिलेगी तो एक काम करते हैं, संडे के दिन हम रक्षा भी नहीं करते, हम छोड़ देते हैं, हाँ ठीक है ना। संडे के दिन कोई आन बान शान कोई भूखा प्यासा देश पाकिस्तान जैसा कुछ आके अटैक कर दे, उस दिन हम सुरक्षा नहीं करेंगे, बचा लोगे देश को, ये कोई बात थोड़ी ना होती है। तो खैर बेवकूफ़ी तो बहुत लोगों ने की है, ना सरकारी नौकरी फिक्स है ना ही कुछ और चीज़ें फिक्स है, तो गड़बड़ तो है ही है। अपने पक्ष बताइएगा। बदलाव रिसेंटली 21 से 23 साल तक कर दिया, ये मैं बताना चाहता था। थैंक यू सो मच। दर्द है लेकिन उसको पॉजिटिव वे में, असभ्य शब्दों का प्रयोग तो प्लीज़ ना करें। मैं किसी के पक्ष में तो बात कर ही ना था, मैं जो बात जो थी वो बता ही दी आपको। थैंक यू सो मच डियर।